हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो हम सबसे पहले इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन पर चर्चा करते हैं। तो देखो, हमने पीछे शुरुआत में हमने देखा कि यदि एक आवेश स्थिर है, जो पीछे पड़ा उसको ध्यान रखना, यदि एक आवेश स्थिर है तो ये क्या करता है, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बनाता है। इसके बाद हमने देखा कि यदि ये आवेश गतिशील हो जाए, अर्थात आवेश गतिशील का मतलब है धारा, तो गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, अर्थात धारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। तो सन 1900 के पहले विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अलग अलग माना जाता था, लेकिन 1900 में कुछ वैज्ञानिकों, माइकल फेराडे, हेनरी, मैक्सवेल, इनने कहा कि ये दोनों क्षेत्र अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों क्षेत्रों में एक निश्चित संबंध होता है। और इसके लिए इन्होंने कई प्रकार के प्रयोग किए। भाई, इनने कहा कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, हमें ऑस्टेड ने बताया था कि यदि हम एक तार में धारा प्रवाहित करें तो इसके नीचे रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, घूम जाती है। तो इसका कारण यह था कि जब धारा प्रवाहित करी तो इसके चारों ओर कौन बना था, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस सुई पर बलाघूर्ण लगा था और विक्षेपित हुई थी। तो यहां पर प्रूफ है कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो इसका उल्टा भी संभव होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से धारा बननी चाहिए। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की शुरुआत थी। तो क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र से धारा बननी चाहिए। तो इसके लिए वैज्ञानिक फेराडे ने और वैज्ञानिक हेनरी ने अलग अलग प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि चुंबक से धारा बनती है, चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र से धारा बन सकती है। तो इसके लिए माइकल फेराडे ने कुंडली ली, तार की एक कुंडली ली, इस प्रकार से तार की एक कुंडली ली और एक चुंबक ली, और कुंडली और चुंबक लेकर उन्हें प्रयोग किए। तो उन्होंने देखा कि जब इन दोनों के बीच गति होती है तो इस कुंडली में क्षीण धारा उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। और फेराडे ने जब अपनी इस खोज को सार्वजनिक किया तो उस समय भी हर कोई का विरोधी होता है। तो फेराडे एक काम कर रहे थे, तो इनके समकालीन जो अन्य वैज्ञानिक थे उनने कहा कि ये जो तुमने काम किया है इसका क्या उपयोग है। तो फेराडे का जवाब था कि एक नवजात शिशु का क्या उपयोग है। समझ पा रहे कि नहीं? फेराडे ने चुंबक और कुंडली लेके प्रयोग किए और उन्होंने देखा कि इस समय इस कुंडली में क्षीण धारा, बहुत अल्प धारा अल्प समय के लिए पैदा हो जाती है। और फेराडे ने जब अपने इस प्रयोग को सार्वजनिक किया, इसको लॉन्च किया, तो अन्य वैज्ञानिकों का कहना था कि ये तुम्हारा जो प्रयोग है किस काम का है, इसका उपयोग क्या है। तो फेराडे का जवाब था कि नवजात शिशु का क्या उपयोग है। समझ रहे ना? नवजात शिशु, एक बच्चा पैदा हो गया, अब हम कहें कि ये किस काम का है। अब बच्चा पैदा हो गया तो बड़े होके वो कुछ ना कुछ आश्चर्यजनक परिणाम भी ला सकता है। तो वैसे ही जब ये इशारा मिल गया कि चुंबक से धारा उत्पन्न होती है तो आगे चल के इसके भी बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। तो ये लाइन हम ध्यान रखें कि नवजात शिशु का क्या उपयोग है, किसने बोली थी, किसने बोला था इसको? माइकल फेराडे ने। तो हमारा जो पूरा चैप्टर रहेगा वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। शॉर्ट में हम इसको EMI लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम देखो, पीछे कल तक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अलग अलग पढ़ रहे थे।
आज से हम इन दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ सम्मिलित कर मिक्स करके पढ़ेंगे और कई प्रकार की घटनाएं देखेंगे। तो यहां पर ये जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, इसको समझने के लिए या फिर चुम्बकीय क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र से संबंधित अन्य घटनाएं समझने के लिए हमें पहले चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं या चुम्बकीय फ्लक्स, इसकी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी घटनाएं फ्लक्स पर आधारित हैं। तो यहां पर हम जो फ्लक्स पढ़ेंगे, फ्लक्स वैसा ही है जो हमने अध्याय 1 में विद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय के लिए पढ़ा था, बिल्कुल वही है। तो हम कह रहे हैं कि हमें चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं और चुम्बकीय फ्लक्स, इसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये जो फ्लक्स है या रेखाएं हैं, ये चुम्बकीय क्षेत्र से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या कर सकती हैं। तो यहां पर हम पहले चुम्बकीय रेखाएं या फ्लक्स की चर्चा करें। तो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं हैं क्या? तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी उसी की कॉपी कर दो, शब्दों में बोले उसी की कॉपी। तो इन्होंने कहा कि चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से या किसी तल से, चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर हम माने कि हमारे पास एक समान चुम्बकीय क्षेत्र है। बहुत ही बेसिक बातें हम आज पढ़ेंगे और बहुत काम की हैं। तो हमने माना कि यहां पर एक समान चुम्बकीय क्षेत्र भी है, इस तरफ जा रहा है। एक समान चुम्बकीय क्षेत्र है तो ये सभी रेखाएं हमारी कैसी रहेंगी? समांतर। और इस चुम्बकीय क्षेत्र में हमने एक तल रखा, एक पृष्ठ रखी। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर हमने मान लिया कि चुम्बकीय क्षेत्र है। हाँ, बातचीत नहीं, ध्यान से सुने। हम यहां बात कर रहे हैं चुम्बकीय फ्लक्स की, चुम्बकीय फ्लक्स। और चुम्बकीय फ्लक्स को हम कैसे बताएंगे? फाई बी से। वहां विद्युत फ्लक्स था, कैसे बता रहे थे? फाई ई। तो यहां पर हमारे पास एक समान चुम्बकीय क्षेत्र है और इस चुम्बकीय क्षेत्र में हम एक पृष्ठ रखें या तल रखें। तो हम देख रहे हैं कि ये पृष्ठ है या फिर इसका ये तल है और इसमें कुछ एरिया है, लंबाई चौड़ाई ये भी है। तो यहां पर हम देखें कि अब इस चुम्बकीय क्षेत्र में, ये चुम्बकीय क्षेत्र जा रहा है, इस चुम्बकीय क्षेत्र में हम अपनी पृष्ठ ऐसी रखें। ध्यान देना, पृष्ठ को ऐसा रखा तो रेखाएं इस पर कैसी आ रही हैं? लंबवत। यदि हम अपने इस पृष्ठ को थोड़ा सा घुमा दें, अभी ऐसी रखी थी, देखो ऐसी रखी थी, ऐसी, तो हम देख रहे हैं कि सभी रेखाएं इसमें से जा रही हैं जितनी हैं। अब हमने अपनी पृष्ठ को ये कर दिया तो क्या हो गया? इससे गुजरने वाली एक रेखा कम हो गई। हमने इसको और घुमा दिया, 3 रेखाएं कम हो गई, इसको हमने ए कर दिया। अब कितनी रेखाएं जा रही हैं इसके अंदर से? कोई भी नहीं जा रही है। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स इसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो पृष्ठ रखी वो किस प्रकार से रखी है, कि लंबवत रखी है, कि समांतर रखी है, कि कोई एंगल बनाते, कोई कोण बनाते हुए रखी है। अलग अलग कंडीशन में हम इसको अलग अलग देख रहे हैं। मोबाइल दो कोनो भी। तो यहां पर हमने जब तुम्हें विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तो वहां पृष्ठ की चर्चा करी थी और पृष्ठ क्षेत्रफल की चर्चा करी थी। और क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक पृष्ठ है, इसमें क्षेत्रफल है और ये सदिश राशि है। तो इसकी दिशा कहां बताएंगे? इसकी जो दिशा होगी वो पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होगी। तो पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर अभिलंब खींच दो, चाहे हाँ खींच लो, चाहे हाँ, किसी भी जगह बाहर की ओर लंबवत। तो इस पृष्ठ पर अभिलंब खींचा जाएगा बाहर, और यदि इस तरफ देख रहे हैं तो अभिलंब खींचा जाएगा बाहर। तो यहां पर हम अपना पृष्ठ ऐसा रख रहे हैं। अभी देखें तो हम देख रहे हैं कि इसमें से होकर पृष्ठ में से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? 4। तो अभी हम इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र या रेखाएं। लेकिन जब पृष्ठ रखी और रेखाएं पृष्ठ में से गुजर गई तो जितनी रेखाएं पृष्ठ से गुजरती हैं उनका नाम हो जाता है फ्लक्स। तो यहां इसमें से 4 गुजर रही हैं, ऊपर की और नीचे की नहीं गुजर रही है, तो वो फ्लक्स नहीं कहलाएंगी। फ्लक्स कौन कहलाएगा? जो इसमें से गुजर रही है। तो जब हमारी पृष्ठ लंबवत है तो इस समय फ्लक्स गुजर रहा है और पृष्ठ को ये कर दिया
तो फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। तो हमने देखा कि जब पृष्ठ लंबवत है तो अधिकतम, और जब समांतर कर दी पृष्ठ तो गुजरने वाला फ्लक्स न्यूनतम। इन दोनों के बीच कोई और कोण से कर दें तो जो कोण देखा जाएगा यहां पर फ्लक्स के लिए, वो कहां देखना है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा और पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब, इन दोनों के बीच कोण देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि जब पृष्ठ लंबवत है तो इस समय इसका पृष्ठ का अभिलंब कहाँ है? इस समय अभिलंब और रेखाओं के बीच कोण क्या बना? 0। लेकिन जब हमने पृष्ठ ए कर दी तो इस समय पृष्ठ के अभिलंब और रेखाओं के बीच कोण क्या बना? 90। हमने ए कर दी तो कोई और कोण बन रहा है। मान लें 0 और 90 के बीच कोई कोण है, तो इस कोण पर निर्भर करता है। तो ये फ्लक्स होगा कितना, इसको गणितीय रूप में लिखें तो जो हमने पीछे पढ़ा था सेम वही रहेगा। फ्लक्स अर्थात यहां पर हमने एक पृष्ठ रखी, एक पृष्ठ रखी है और इस पृष्ठ का एरिया हमने मान लें कि ए है, क्षेत्रफल ए है, तो इसका जो अभिलंब होगा अभिलंब ए रहेगा। तो अभिलंब को हम एन कैप से भी बता सकते हैं और ए कैप से भी बता सकते हैं। तो इस समय इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखा जाएगा? फाई इक्वल कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र और ये जो पृष्ठ है इसका एरिया, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। फाई बराबर भी है। हम यहां दूसरा चित्र ले रहे हैं, हमने दूसरा चित्र ले लिया और इस दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि हमने रेखाएं पास पास, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना लिया? पावरफुल बना लिया। और ए रखा है कोई क्षेत्रफल। तो यहां पर देखो कि यहां पर क्षेत्रफल इतना है, मान लें लंबाई इसकी कितनी है? 10 है और इसकी भी कितनी है? 10 है। लेकिन दोनों में किससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्यादा है? इससे, क्योंकि यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रबल है, पावरफुल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हैं, तो उतने ही एरिया में से ज्यादा गुजर रही हैं। 1 2 3 4 5 6, और यहां देख रहे हैं इतना ही पृष्ठ यहां पर है लेकिन इसमें से 4 गुजर रही हैं, इसमें से 6 गुजर रही हैं। तो इस समय बी का मान ज्यादा है, इस समय बी का मान, इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या ज्यादा है, बी ज्यादा है, बी ज्यादा है, तो फ्लक्स क्या कहलाएगा? ज्यादा। तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स काय पर निर्भर किया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। और काय पर करा? ए पर। तो यदि हम इसका एरिया बढ़ा दें, इसके एरिया को इतना कर लें, एरिया, तो एरिया बढ़ा दिया, पृष्ठ इतनी थी 10, एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ गया, तो अब क्या देख रहे हैं कि सभी रेखाएं गुजरने लगी, अर्थात इससे गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ गया, गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ गया। तो फ्लक्स काय पर निर्भर किया? ए पर, ए पर भी निर्भर किया। अब हम कहें कि हमारे पृष्ठ का जो अभिलंब है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई कोण बना रहा है, तो हम मान लें कि हमारे पास ये पृष्ठ है, हमने माना कि ये पृष्ठ है और इस समय इसमें जो रेखाएं हैं ये पृष्ठ का अभिलंब है, ए वेक्टर या एन कैप, ए वेक्टर, और इस समय चुंबकीय क्षेत्र ये जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ का अभिलंब, इन दोनों के बीच एक कोण है थीटा, इन दोनों के बीच एक कोण है थीटा। तो जब पृष्ठ का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाता है तो इस समय इससे गुजरने वाला फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा? तो इस समय जो फ्लक्स लिखा जाएगा फाई बी इक्वल बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा कहां से आता है? तो एक चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब की दिशा में घटक, चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब की दिशा में घटक, और एक चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों का एक कौन सा गुणा है? अदिश गुणा। और हमने 11वीं क्लास में बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र का इस तरफ लेंगे घटक बी कॉस
v cos थीटा, वो v cos थीटा और a दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। वो जब एक ही दिशा की राशियों का गुणा करते हैं तो कौन सा गुणा मिलता है, अदिश। तो वैसा भी समझे। तो जब पृष्ठ का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र से कोई कोण बनाता है तो उस समय हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। और क्या लिख सकते हैं इसको, फाई बी इक्वल वी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यही तो अदिश गुणा है। वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर इतना। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा बनी कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ये चुंबकीय क्षेत्र था और इसमें हमने क्या करा, एक तल एक पृष्ठ रख दी। तो हमने देखा कि इससे लंबवत कुछ रेखाएं गुजरने लगी, तो जितनी रेखाएं इससे गुजरी उनका नाम हो गया फ्लक्स। जो ऊपर से जा रही है इसके या नीचे से जा रही है वो फ्लक्स नहीं है, वो अब भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। लेकिन जितनी रेखाएं इस पृष्ठ में से गुजर गई उनका नाम फ्लक्स है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से या तल से अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, फाई बी से प्रदर्शित करेंगे। हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश क्यों, हम देख रहे हैं ये दो सदिश थे लेकिन जब इनका गुणा किया तो क्या मिला, अदिश। तो चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल है, फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल, और एसआई और एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक वेबर है, वेबर। तो हम इस सूत्र से कुछ मात्रक बना लें, इस सूत्र से मात्रक बना लें तो मात्रक क्या बनेंगे, देखो फाई बराबर क्या है, v इंटू ए, फाई बराबर v इंटू ए। तो v का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, टेस्ला, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया मात्रक, टेस्ला, टेस्ला इंटू स्क्वायर मीटर, ये बन गया टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। हम इसको और कन्वर्ट करें तो v इक्वल क्या लिख सकते हो, फाई वी अपॉन ए। तो फाई वी अपॉन ए और क्या बन गया मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का एक तो होता है टेस्ला, दूसरा मात्रक क्या निकल आया, फ्लक्स का क्या है मात्रक, वेबर। ये हम शुरू से उपयोग कर रहे हैं, निकला यहाँ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहां से निकल रहे हैं मात्रक, ठीक है ना। या फिर इसको हम एक और लिख लिया आपने, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक काय का है, ये फ्लक्स का है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। यहां पर हम देखें कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कब न्यूनतम होगा और कब अधिकतम होगा। पीछे वाले ध्यान दे रहे हैं ना, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कब न्यूनतम और कब अधिकतम होगा। तो हम इस सूत्र का उपयोग करें। देखो हमने बता ही दिया है अभी, जब हमारी पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में ऐसी रखी है लंबवत, तो जब हमारी पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी है तो हम देख रहे हैं कि इससे अधिकतम रेखाएं गुजर रही हैं। लेकिन इसको गणितीय सूत्र से कैलकुलेट करो तो हमारी पृष्ठ लंबवत है तो अभिलंब कहाँ आएगा, ए आएगा। अभिलंब रेखाओं की दिशा में लेते हैं तो इस समय अभिलंब कहाँ आएगा, ए। यदि विपरीत लोगे तो 180 आएगा। तो अभी हम इस दिशा में रेखाएं गुजर रही हैं और पृष्ठ पर अभिलंब लिया तो ये लिया, तो इस समय अभिलंब और रेखाओं के बीच कोण क्या बना, 0। थीटा क्या हो गया, 0। तो इस समय गुजरने वाला फ्लक्स कितना हुआ देखें, तो थीटा बराबर 0, तो cos 0 cos 0 1, तो फ्लक्स क्या मिला, थीटा 0 के लिए फ्लक्स मिला फाई बी बराबर वी ए, अधिकतम। अर्थात जब हमारी पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम होता है। दूसरी स्थिति, अब हमने अपनी पृष्ठ को ए कर दिया तो अभिलंब कहाँ गया, ए आ गया नीचे। तो इस समय रेखाएं और अभिलंब के बीच कोण 90, तो थीटा इक्वल 90। तो हम सूत्र में मान रखें cos 90 0, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो जब हमारी पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, देखो लंबवत बोल रहे हो, कोण क्या ले रहे हैं, 0।
कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लंबवत मतलब 90 आता है दिमाग में। तो जब हमारी पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम, और जब समांतर है तो न्यूनतम। यहां पर फ्लक्स और भी, हम फ्लक्स के लिए और भी कुछ बातें बोल रहे हैं। तो जब हमारी पृष्ठ प्लेन थी, समतल थी और चुंबकीय क्षेत्र एक समान था, तो इस समय फ्लक्स से मिलेगा। लेकिन हम कहें कि हमारी जो पृष्ठ है, ध्यान दें, हम कहें कि हमारी पृष्ठ गोल है, गोली पृष्ठ है, खोखला गोला, तो उस समय उससे गुजरने वाले फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सूत्र क्या होगा? तो दो कंडीशन हम देखते हैं, या दो कंडीशन से पहले हम एक और देख लें। हमने कहा कि अभी हमने अपने चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ नहीं रखी, पृष्ठ की जगह कौन है? कुंडली। पृष्ठ की जगह कुंडली रखी, तांबे के तार की कुंडली, वृत्तीय कुंडली ये रखी। तो कुंडली का तल कहाँ है? ये कुंडली का तल हो गया, और इसमें क्या होगा? एरिया होगा ए, इसमें क्षेत्रफल है ना, तल। और जब एक कुंडली का तल ए रखा है तो इस समय इससे रेखाएं क्या गुजर रही हैं? तल से लंबवत और अधिकतम। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर कैसा है? लंबवत, तो गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम होगा। तो इस समय इसका सूत्र क्या लिखा जाएगा? तो इस समय इसका सूत्र लिखा जाएगा φv = NVA। NVA फेरों की संख्या जोड़ दी, ठीक है ना। तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, हम किसी पृष्ठ के लिए नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कुंडली के लिए, किससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना। तो इसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, φv = NVA। हम बात कर रहे हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र असमान है, यदि चुंबकीय क्षेत्र असमान है और उसमें एक समतल पृष्ठ रखी है, तो कैसे निकालें? तो देखें, हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र है, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग है और परिमाण भी कैसा है? अलग अलग। जहां रेखाएं दूर दूर हैं, यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा माना जाएगा? दुर्बल। और इस तरफ चले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता जाएगा? प्रबल होता जाएगा। मतलब ये कैसा है? असमान, और दिशाएं अलग अलग। हम देख रहे हैं कि ये रेखा इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र असमान है। अब इस असमान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हमने कोई पृष्ठ रख दी है समतल, तो इस समय इससे गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालें? तो इसके लिए हमारी ये जो पृष्ठ है, इसको हम छोटे छोटे पृष्ठों में बांट लें। इसके लिए हम इसको छोटे छोटे पृष्ठों में बांट लें और हर एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लें। तो यदि इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स लिखना चाहें तो क्या होगा? V1 dA1, मान के चलें इसका क्षेत्रफल है। इस दूसरी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स V2 dA2, तीसरी पृष्ठ से V3 dA3 प्लस डेट डैश, इसी प्रकार और भी निकाल सकते हैं। तो इनको एक साथ लिखें तो सिग्मा VI dAI और I = 1 to n, और इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल VDA। ध्यान दें, तो हमारी जब पृष्ठ असमान चुंबकीय क्षेत्र में है और पृष्ठ समतल है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में एक समतल पृष्ठ रखी है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स ऐसे निकाला जाएगा। ये बड़े काम की चीजें हैं, ध्यान दें। अब हम कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ रखी, ये रखी, तो इस समय इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो। एस से बताओ या ए से? ए। तो इस समय संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कैसा निकाला जाएगा या लिखा जाएगा? तो संपूर्ण बंद पृष्ठ V × dA। तो यदि समतल पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स A। कब के लिए? जब चुंबकीय क्षेत्र असमान हो। और जब हमारी पृष्ठ बंद है,
चुंबकीय क्षेत्र कैसा भी हो, समान या असमान हो, तो इस समय इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ऐसे निकाला जाएगा। तरीका वही रहेगा, इस बंद पृष्ठ को छोटे छोटे पृष्ठों में बांटेंगे और हर पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे और सभी को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो यहां पर हमने अलग अलग तरीकों से फ्लक्स को समझा। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या ही फ्लक्स है। हमने तुम्हें ये भी बताया था कि फ्लक्स दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। जब क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में अंदर की ओर जा रही होती हैं, ये बंद पृष्ठ है और ये लें, तो जब रेखाएं पृष्ठ में अंदर की ओर जाती हैं तो इस समय जो फ्लक्स है वो कैसा लेंगे, ऋणात्मक। और यहां देख रहे हैं पृष्ठ पर बाहर जा रही हैं तो इस समय जो फ्लक्स होगा वो धनात्मक, पॉजिटिव होगा। तो इतनी चर्चाएं हम ध्यान रखें। फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करना है, किस पृष्ठ से गुजरता है, कैसे गुजरता है, कम मिलता है कि ज़्यादा मिलता है, तो इन पूरी कैलकुलेशन को हम ध्यान रखें। किसी का कोई इसमें क्वेश्चन हो तो बोलें। सीधी सीधी बात हम करें तो चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं जा रही हैं और इसमें जब हम एक पृष्ठ रखेंगे तो इस पृष्ठ से जितनी रेखाएं गुजर जाएं उनका नाम फ्लक्स है। अब हमारी पृष्ठ कैसी है, यदि पृष्ठ लंबवत है रेखाओं पर तो गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम, और पृष्ठ समांतर हो गई तो गुजरने वाला फ्लक्स न्यूनतम। यदि चुंबकीय क्षेत्र में n फेरों वाली कोई कुंडली रखी है, कुंडली का तल लंबवत है या समांतर है, तो उस समय उससे गुजरने वाले फ्लक्स के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, NVA या NVA cos। यदि कुंडली के तल का अभिलंब, हमने जैसे कुंडली ली, अब इसमें तल है तो तल पर यह अभिलंब होगा, तो यदि कुंडली के तल का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाए कुछ, तो अभी क्या कोण बना रही है, 0। कुंडली हमने ऐसी रख दी, अभिलंबे पहुंचा 90, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरा। तो जब कुंडली के तल का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाएगा तो सूत्र वही फिर से NVA cos। एक कुंडली के लिए है और ये समतल पृष्ठ के लिए है, एक पृष्ठ के लिए है और एक कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए है। असमान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स के लिए सूत्र है और बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए ये सूत्र है। तो इतना सब हमने देखा। 1900 के पहले विद्युत और चुंबक दोनों अलग अलग क्षेत्र थे, लेकिन 1900 शताब्दी में कुछ वैज्ञानिक किए, फेराडे, हेनरी, इन लोगों ने बताया कि ये अलग नहीं है बल्कि एक ही है, और इसके लिए इन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए। चूंकि ऑस्टेड सन 1820 में बता चुके थे कि जब किसी तार में, जब किसी चालक में करंट बहता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इन लोगों ने उसका उल्टा सोचा कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए। इसको सिद्ध करने के लिए तरह तरह के प्रयोग हुए। क्या सिद्ध करना है कि चुंबकीय क्षेत्र से या परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए वैज्ञानिक फेराडे ने तांबे के तार की एक कुंडली ली। इस प्रकार से कुंडली है और कुंडली के दोनों सिरों के बीच लगाया उनने धारा मापी। धारा मापी काय के लिए लगाया कि यदि इसमें करंट बहेगा, पैदा होगा तो सुई हिलेगी, इसका पता लगाने के लिए। तो माइकल फेराडे ने चालक तार की एक कुंडली ली और उसके साथ धारा मापी जोड़ा, और उन्होंने एक चुंबक ली, एक चुंबक ली, और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट लेकर उन्होंने 11 वर्षों तक लगातार प्रयोग किया और अंत में उनको सफलता नहीं मिली। एक हम है कि यदि एक टेस्ट में नंबर कम आ जाए तो हमारा मनोबल गिर जाता है। हम कक्षा 10 में कमजोर परसेंटेज बनाए, फेल हो गए तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। और एक ये है कि 11 वर्षों तक प्रयोग करते रहे दोनों लेकर और अंत में सफलता नहीं मिली। ठीक है ना। तो इतना साहस होना चाहिए, तब हम इन जैसे फेमस हो सकते हैं, इतना आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन हमें यदि किसी काम में असफलता मिल जाती है, मेहनत हमने उतनी अच्छी नहीं करी थी और असफलता मिल जाए तो भी हम छोड़ देते हैं। आज फेराडे को हम पढ़ रहे हैं 100 साल बाद भी, तो उसका कारण यही है। क्या कारण है? कि इनके अंदर क्षमताएं थी, कॉन्फिडेंस था, आज नहीं हुआ कल होगा। तो यहां पर माइकल फेराडे ने एक चुंबक और कुंडली लेकर 11 वर्षों तक प्रयोग किया और अंत में उनको सफलता नहीं मिली। तो उनने क्या करा? उनने ये चुंबक ली और इस कुंडली पर मार दी कि भाड़ में जाए प्रयोग। संयोग से ये चुंबक इसके बीच में से, इसके अंदर से गुजरी, गुजर रही थी। ध्यान देना, इसके अंदर से जब चुंबक गुजर रही थी तो सुई हिली। जब गुजर रही थी, जा रही थी इसके अंदर से, तो उस समय सुई हिल गई। और चुंबक जब इसमें से आर पार निकल गई तो सुई का हिलना बंद हो गया। सुई कितने समय के लिए हिली? जब इसके अंदर से गुजर रही थी, उस समय सुई हिली। तो उन्हें संकेत मिला कि हमारा प्रयोग जो कर रहे हैं कुछ कुछ सिद्ध हो रहा है। और यहां से उन्होंने अपने प्रयोग की शुरुआत की और कई प्रकार के प्रयोग किए। क्या सिद्ध हो गया? कि जब चुंबक कुंडली के अंदर से गुजरती है तो सुई हिली। सुई हिलने संकेत है सुई का हिलना कि इसमें क्षणिक धारा, कुछ समय के लिए धारा बनी थी और उस धारा से सुई हिली। तो हम फिर से इन बातों को बोल रहे हैं। तो हमें 1820 में ऑस्टेड ने बताया था कि जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके नीचे रखी सुई हिलती है, अर्थात तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस प्रयोग से, घटना से प्रभावित होकर वैज्ञानिक फेराडे ने चुंबक और कुंडली लेकर 11 वर्षों तक प्रयोग किया और अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य गति होती है, एक कुंडली है और मान लें कि ये चुंबक है, तो इन्होंने कहा कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य गति होती है तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ईएमएफ, और इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके दोनों सिरों के बीच, ये जो कुंडली के दोनों सिरे हैं, इनके बीच विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। कैसा विद्युत वाहक बल? जैसा बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच था। हमने ईएमएफ पढ़ा है पीछे। बैटरी के दोनों सिरों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल है। तो उसी प्रकार जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, एक दूसरे के सापेक्ष गति करें या दो में से कोई एक गति करे, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत वाहक बल को कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यदि एक कुंडली का परिपथ पूरा है, कुंडली बंद है, सर्किट पूरा है, कहीं से टूटा नहीं है, तो इस समय इसमें धारा बहने लगती है और इस धारा को बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। और एक घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान दें, फिर से हमने कहा कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसको बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि कुंडली का परिपथ पूरा है, सर्किट पूरा है, तो धारा बहने लगती है और इस धारा को बोलेंगे प्रेरित विद्युत धारा। और ये घटना कहलाएगी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फेराडे ने जो अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दी थी, इसके लिए उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए। तो हमें वो प्रयोग देखना है। उनने चुंबक और कुंडली लेकर बहुत सारे प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए? तो उनने देखा कि जब इस कुंडली के पास, ध्यान देना, इस कुंडली के इन दोनों सिरों के बीच कौन जुड़ी है? धारामापी जुड़ी है। तो फेराडे ने देखा कि जब इस कुंडली के पास हम चुंबक का एन ध्रुव लाते हैं तो सुई हिलती है, एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो भी सुई हिलती है, चुंबक का एन ध्रुव लाके यहां रख दें, सुई नहीं हिलती।
यही घटना एस के साथ भी होती है, एस ध्रुव को पास दूर करते तो भी होती है। उन्होंने देखा कि यदि चुंबक को तेजी से इसके पास लाएं, झटके से इसके पास लाएं, तो सुई ज्यादा हिलती है। इसमें यदि फेरों की संख्या बढ़ा दें, ज्यादा तार के लपेटे कर दें, तो इसकी सुई ज्यादा हिलेगी। इनने कहा चुंबक को अब रोक लो, कुंडली को पास दूर करो तो भी सुई हिलती है, या चुंबक और कुंडली दोनों को पास दूर करो तो भी धारामापी में विक्षेप होता है। दोनों को रोक दो, धारामापी में विक्षेप नहीं हुआ, मतलब इसमें धारा नहीं बनी। तो इतने सारे उन्होंने प्रयोग किए थे। तो इसमें धारा बनी, कारण क्या था? चुंबक का पास आना या दूर जाना। इस बातों पर हम कल के लेक्चर में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।